चलिए क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एनसीआर सर्किट पढ़ाया था। क्या फॉर्मूले हमें याद रखते हैं अगर मैं चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन करना चाहता हूं? जस्ट रिमेंबर दीज रिजल्ट्स। आई इज इक्वल टू, बोलो, अरे वो नहीं, सर्किट का फॉर्मूला ई बाय आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाय, कौन से सर्किट के लिए अप्लाई होता है? इसमें आने वाला जो Z है ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस का। ये दो फॉर्मूले यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो करंट की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझो, इस बार हमारी वोल्टेज और करंट टाइम के साथ क्या कर रहे हैं? वोल्टेज भी और करंट भी टाइम के साथ चेंज कर रहे हैं। तो हो सकता है वो आपसे कहे कि करंट जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। देखो, दोनों का ग्राफ बनाता हूं मैं। लेट अस से इस तरीके से ग्राफ है। वोल्टेज जो है या ईएमएफ जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? और एक बीच में यहाँ वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। ऐसे ही करंट की भी एक पीक वैल्यू होगी और करंट की भी एक आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना? अगर वो आपसे कहता है कि आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट करंट की मैक्सिमम वैल्यू, तो ईएमएफ की कौन सी वैल्यू यूज करो? अगर आप करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हो, आई नॉट निकालना चाहते हो, तो फॉर्मूले में ईएमएफ की भी कौन सी वैल्यू डालो? मैक्सिमम। अगर आपको करंट की कौन सी वैल्यू निकालनी है, तो फिर आरएचएस पे भी ईएमएफ की कौन सी वैल्यू डालो? आरएमएस। दो चीजें होती हैं, क्योंकि एसी में वोल्टेज टाइम के साथ क्या कर रही है और करंट भी टाइम के साथ क्या कर रहा है। तो देयर इज वन टर्म कॉल्ड एज द मैक्सिमम वैल्यू, अनदर टर्म कॉल्ड एज द आरएमएस। हो सकता है आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो सकता है आपको करंट की आरएमएस वैल्यू। तो यहाँ पे कौन से वाला ईएमएफ यूज करोगे, मुझे ये बताओ। ये ई नॉट होगा या ई आरएमएस? ये ई कौन से वाला होगा? ई की मैं यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू डालू या आरएमएस वैल्यू डालू? बताओ, हाँ जी बोलो। मुझे करंट की जौन सी वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से डिसाइड होगा कि ये ईएमएफ की। अगर मेरे को करंट की कौन सी वैल्यू चाहिए? आरएमएस, तो मैं ईएमएफ की भी कौन सी वैल्यू डालूंगा? अगर मेरे को करंट की कौन सी वैल्यू चाहिए? मैक्सिमम, तो ईएमएफ की भी कौन सी वैल्यू डालूंगा? मैक्सिमम। तो हम ऐसा करेंगे, हम फॉर्मूले में नीचे कुछ लिखेंगे ना, ई नॉट ना ई आई नॉट ना कुछ, सिर्फ हम ये लिखेंगे, हम ये समझेंगे कि ये करंट की कौन सी वैल्यू है। ये आई नॉट है या आई आर एम एस है? जौन से वाला ईएमएफ है वो वाला करंट। अगर यहाँ ई नॉट डला होगा तो यहाँ आई नॉट आ जाएगा, अगर यहाँ आरएमएस वैल्यू डली होगी तो यहाँ पर भी आरएमएस वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये हमारा रिजल्ट नंबर 1 है जो आपको याद करना है, एप्लीकेबल फॉर एनी सर्किट। इसके बाद क्या बताया था दूसरा? एक तो ये हो गया करंट निकालने के लिए, और एक tan फाई का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सएल माइनस एक्ससी बाय। कोई कहता है ये tan फाई क्यों आ रहा है? आज थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं पहले। कोई पूछते हैं tan फाई क्यों आ रहा है? tan फाई इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके सर्किट में, आपका सर्किट है एलसीआर सर्किट, आपके सर्किट में वोल्टेज जो है वो किस फॉर्म में है? इसमें क्या चीज आ रही है? साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी का मतलब वोल्टेज टाइम के साथ क्या कर रही है? हाँ, वोल्टेज टाइम के साथ। अब जो करंट है वो सिर्फ आई नॉट नहीं है, उसमें भी क्या आ रहा होगा? ये साइन वाली टर्म आ रही होगी, और वो जो साइन वाली टर्म आ रही होगी, क्या वो साइन ओमेगा टी ही होगा? क्या जरूरी है करंट का फेज और वोल्टेज का फेज सेम ही होंगे? सेम हो भी सकते हैं, हो सकता है करंट का फेज ज्यादा हो सकता है ईएमएफ का फेज ज्यादा हो। तो मुझे नहीं पता, इट कैन बी एनीथिंग। इस सर्किट में करंट का फेज बड़ा होगा या छोटा होगा, पहले आज वो डिस्कस। ईएमएफ को नहीं छेड़ते हम, ईएमएफ के फेज को हमेशा क्या शो करते हैं? हो सकता है करंट का फेज क्या ही हो सकता है ओमेगा टी से, हो सकता है ओमेगा टी से। कैसे डिसाइड होता है कि यहां पर क्या, कैसे डिसाइड?
बताओ, हमने क्या अज्यूम करा था? कल का फेजर डायग्राम याद करो, ये ई नॉट था और यहाँ पर आई नॉट था। क्या अज्यूम करा था हमने कि करंट जो है वो ईएमएफ से कितने एंगल पीछे है? पाई एंगल पीछे। तो यहाँ पे क्या आएगा? ओमेगा टी। पर ये मेरा असम्पशन था, मैंने माना था कि करंट जो है वो ईएमएफ से कितने एंगल पीछे है, या उल्टा बोलो, ईएमएफ जो है वो करंट से पाई एंगल। तो ये मैंने अज्यूम करा। हो सकता है सॉल्व करके, हो सकता है सॉल्व करके पाई की वैल्यू क्या आ जाए। अगर पाई खुद नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव नेगेटिव करके क्या हो जाएगा, फिर करंट जो होगा वो ईएमएफ से आगे चला। तो करंट कैन बी आइदर अहेड ऑफ वोल्टेज और इट कैन बी बिहाइंड वोल्टेज और दे कैन आल्सो हैव द सेम फेज। ऐसा भी हो सकता है दोनों का फेज क्या हो, सेम। ऐसा कब होगा जरा बताना कि दोनों का फेज सेम हो जाए? अगर पाई कितना आ जाए, अगर पाई 0 है, अगर पाई क्या आ गया 0, तो फिर दोनों का फेज क्या हो जाएगा, तो एनीथिंग इज पॉसिबल। करंट का फेज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, सेम फेज भी हो सकता है, हमें नहीं पता, हम फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है ना? एसी सर्किट्स के क्वेश्चंस में दो चीजें आपको बतानी होती है, एक तो करंट का मैग्नीट्यूड और एक दोनों के बीच का फेज। मैग्नीट्यूड निकालने का ये फॉर्मूला है और फेज डिफरेंस निकालने का ये। बारी बारी में चीज रिपीट कर रहा हूं, एसी सर्किट में दो चीजें निकालनी है, करंट की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है आरएमएस, कोई भी एक निकालनी हो सकता है मैक्सिमम निकालनी हो सकता है, हाँ एक वैल्यू निकालनी होगी, और दूसरा क्या निकालना होगा कि वोल्टेज और करंट में कितने का स्पेस। मेरा असम्पशन क्या है कि मैंने पाई को अभी माइनस पाई लेके चला, बट सॉल्व करके पाई नेगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है और पाई, मैं मान के चल रहा हूँ पाई पॉजिटिव आ, बट हो सकता है पाई क्या आ जाए, तो फिर यहाँ साइन उल्टा। अभी मेरे असम्पशन में, अभी मेरे हिसाब से कि कौन आगे है, हाँ तो अभी मेरे हिसाब से कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड। पर अगर पाई क्या आ गया, पाई नेगेटिव आ गया, तो ईएमएफ ऊपर की बजाय नीचे चल, तो फिर ईएमएफ क्या कर जाएगा, तो फाई की वैल्यू अभी नहीं पता मुझे क्या आएगी, पर इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और इट कैन बी, अगर फाई पॉजिटिव है डायग्राम से देखो, ईएमएफ क्या कर रहा है, करंट को लीड कर, पर अगर फाई क्या आ गया तो फिर ईएमएफ नीचे चला, फिर ईएमएफ क्या कर जाएगा, लैग। ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना है। अगर ये मेरे को याद है तो मैं ऑलमोस्ट कोई भी क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट पे कर सकता हूं। चलो क्वेश्चन लिखते हैं, लेट अस राइट डाउन अ क्वेश्चन। लिखिए क्वेश्चन लिखिए। एलसीआर सर्किट का क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसमें से एक एक करके कम करेंगे, सी आर ले लेंगे, आर एल ले लेंगे, पहले एलसीआर पे। एलसीआर में क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं, एल सी और आर तीनों लगे हुए हैं। बनाओ क्वेश्चन बनाओ। एल दे रखा है 6 हेनरी, कैपेसिटर है 500 मिली फैराड, रेजिस्टर है 3 ओम, कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 1/2 पाई हर्ट्ज एसी सोर्स, 1/2 पाई हर्ट्ज एसी सोर्स। ठीक है ना? क्वेश्चन लिख लो, क्या क्या फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है फाइंड आई नॉट, आई आरएमएस और फेज डिफरेंस और लीड कौन कर रहा है और लैग कौन कर रहा है, ये बता। ठीक है ना? आई विल नॉट रिपीट अगेन, पर जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है उनको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, दोबारा नहीं बोलेंगे। अगर आपको क्लास सिंसियरली अटेंड करनी है तो प्लीज कीप द कैमरा ऑन। तो ये क्वेश्चन है, जरा करके दिखाओ।
ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया यानी आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ, फिर आप कोई भी क्वेश्चन रिजल्ट कर सकते। क्या आ रहा है? क्या आंसर आ रहा है? सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करें? सबसे पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालनी है। टोटल रेजिस्टेंस क्या कहलाती है? चलो बताओ, स्टार्ट। किसी का हुआ? पूरा हो गया? जल्दी करो, जल्दी करो। चलो बताओ, सबसे पहले मुझे बताओ ये क्या चीज है, ये जो दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करो। व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? 220 वोल्ट बोला हुआ है। पूरी इक्वेशन दी है क्या? 220 साइन ओमेगा टी लिखा है या सिर्फ वैल्यू लिखी है? इज दिस द कंप्लीट इक्वेशन? E इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी? नहीं, सिर्फ क्या स्पेसिफाई करी हुई है? वैल्यू स्पेसिफाई करी। वोल्टेज तो मुझे पता है टाइम के साथ क्या हो रही होगी, पर वो तो वोल्टेज की सिर्फ एक वैल्यू बोल रहा है 220 वोल्ट। इंप्लाइड है कि ये कौन सी वैल्यू होगी? मैक्सिमम वैल्यू होगी या आरएमएस होगी? बिना इक्वेशन के अगर वोल्टेज स्पेसिफाई करी जाती है तो ये वोल्टेज की आरएमएस, दिस इज द आरएमएस। ठीक है, सुनते रहो। ये क्या चीज है? हर्ट्ज में है। हर्ट्ज में क्या चीज होगी? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1/2। फ्रीक्वेंसी से मैं क्या निकाल लूंगा? ओमेगा क्या चीज होती है? 2πf। एफ को पुट कर दो कितना? हाँ, तभी ऐसा अजीब सा नंबर दिया हुआ है 1/2 जिससे कि ओमेगा आसानी से निकल है। तो ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा का यूनिट होता है। अब यहाँ उसने बोला नहीं था कि ये ओमेगा है या फ्रीक्वेंसी है, यूनिट से पहचाना। अगर यहाँ यूनिट दिया होता रेडियन पर सेकेंड, यानी क्या दिया है? हाँ, और अगर यूनिट दिया है क्या? हर्ट्ज, यानी क्या दिया है? हाँ, फ्रीक्वेंसी दी। तो अगर फ्रीक्वेंसी दी है तो उससे क्या निकाल लीजिए? ओमेगा निकाल। तो सबसे पहली चीज हमने फाइंड आउट करी है क्या? ओमेगा। अब सर्किट में मुझे बताओ कितने लोग हैं जो करंट को रोक रहे हैं?
रजिस्टर किस वजह से रुकावट दे रहा है? कितनी रुकावट दे रहा है? वो तो सिंपल सीधा सीधा 3। रजिस्टर कितनी रुकावट दे रहा है? 3। कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है? वो सीधा सीधा, उसको क्या बोलते हैं? और इंडक्टर कितनी रुकावट दे रहा है? ये डायरेक्टली नहीं है, कैपेसिटर इतनी रुकावट नहीं दे रहा। कैपेसिटर में कौन सी टर्म आती है? एक्सी। और इंडक्टर में ये मुझे निकालने पड़ेंगे। एक्सएल एक्सी कैसे निकालेंगे? चलो बोलो, एक्सी कितना होगा? थोड़ा जोर से। एक्सी होगा 1/ओमेगा कितना है? और सी कितना है? ओमेगा भी देखो बनाया था। और सी कितना है? 500 इंटू 10 की पावर कितना आया है? एक जने को बोलने दिया करो, सब लोग मत बोलो। हाँ, कितना आया है? क्या यूनिट होगा? क्या यूनिट होगा? बताओ कोई जना। हाँ, तीनों का यूनिट क्या ही होगा? तीनों का यूनिट सेम होगा। इट विल बी द यूनिट ऑफ। कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है? कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है? किस वजह से रुकावट देता है कैपेसिटर? इंडक्टर कितनी रुकावट देता है? चलिए नेक्स्ट बताइए, क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा कितना है और एल कितना है? तो कितना आ गया? क्या यूनिट है? इंडक्टर किस वजह से रुकावट देता है? बैक ईएमएफ की वजह से। सुनते रहिए। सर्किट में 3 लोग रुकावट दे रहे हैं, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम। बताओ टोटल रेजिस्टेंस 6 + 2 8 + 3 11। क्यों सर इसमें वेक्टर एडिशन करेंगे साथ में? वेक्टर नहीं, फेजर एडिशन करेंगे। इसमें हम क्या एडिशन करेंगे? फेजर एडिशन। इसमें डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। तो z का फॉर्मूला डायरेक्टली मत कर देना। बहुत बच्चे गलती करते हैं, 6 + 2 + 3 नहीं, डायरेक्टली ऐड नहीं होगा। क्या लिखूं मैं? r² + xl - xc का होल स्क्वायर। प्लीज ध्यान दो, z का फॉर्मूला। तो z कितना आएगा? 90% चांस है कि वैल्यूज ऐसी होंगी कि रूट आसानी से सॉल्व हो। 90% चांस। देखते हैं। 3² + 6 - 2 का। हाँ, पर जरूरी नहीं है, हो सकता है चांसेस है कि मुश्किल में भी आ जाए, पर यहाँ कैलकुलेशन आसान है। कितना आ रहा है? पूरा पूरा सॉल्व करो। z कितना आ रहा है? 5। z क्या चीज है? z is the impedance. What do you mean by impedance? Impedance means the total resistance, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस। तीनों लोग मिलाकर कितनी रुकावट दे रहे हैं? 5 ओम की रुकावट। ठीक है, समझ आया? अब हम करंट निकालना स्टार्ट। क्या क्या पूछा है उसने हमसे? क्या फॉर्मूला होगा? I0 = E0 कितना है? E0 नहीं, ये E0 नहीं है। ये तो EMF की कौन सी वैल्यू है? हमें तो E की कौन सी वैल्यू चाहिए? हाँ, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? तो मुझे EMF की कौन सी वैल्यू डालनी है? जौन से वाला EMF होगा कौन से वो वाला, हाँ वही वाला। यहाँ अगर मैं E0 यूज करूंगा तो क्या आएगा? अगर E की RMS वैल्यू यूज करूंगा तो I की भी। मेरे को कौन सा वाला I निकालना है अभी? मेरे को कौन से वाला I निकालना है? तो मैं E का भी कौन से वाला वैल्यू यूज करूं? पर दिक्कत क्या है? E की मैक्सिमम वैल्यू तो दे नहीं रहा। E की तो मेरे को कौन सी वैल्यू दे रखी है? बिना इक्वेशन के जो वैल्यू स्पेसिफाइड होती है वो कौन सी वैल्यू होती है? तो बताइए E0 कितना हो जाए? मैक्सिमम वाला इससे √2 टाइम बड़ा होता है और ये मैक्सिमम वाले से √2 टाइम। तो मैक्सिमम अगर ये 220 है तो ये कितना होगा? 220 इंटू। ठीक है, √2 का डिफरेंस होता है। वो वाला √2 बड़ा होता है, ये वाला √2। तो बताओ जरा E0 कितना है? तो व्हाट इज I0? I0 इज 44√2। ये क्या चीज आई? इस सर्किट में करंट टाइम के साथ क्या कर रहा है? तो फिर ये क्या वैल्यू आई है? 44। ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है 44। I0 है ना? करंट तो टाइम के साथ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये करंट की क्या चीज है? अब मुझे ये बताइए,
करंट की आरएमएस वैल्यू कैसे निकालूं बताओ? करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है ना, ये कैसे निकालूं? ई नॉट को डिवाइड कर दो जेड से। अब मैं यही फॉर्मूला दो तरीके हैं, अब मैं लिखूं आई आर एम एस, इस बार ई नॉट नहीं यूज करूंगा क्योंकि आई नॉट निकालना था तब ई नॉट यूज करा, तो आई, तो फिर ई की भी कौन सी वैल्यू यूज करूं? ई आर एम एस तो दही रखा था 220 डिवाइडेड बाय, तो कितना आ गया आई आर एम एस, यही कह रहे थे, पर इससे आसान तरीका भी था। अगर तुम्हें करंट की मैक्सिमम वैल्यू पता ही है तो करंट की आरएमएस वैल्यू तो वैसे भी उसको √2 से डिवाइड करके निकाली जा सकती। किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पता है तो उसकी आरएमएस वैल्यू √2 डिवाइड करके आ, यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी कितना ही आ रहा है, पर यहां से भी आ जाता। मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी थी, मैक्सिमम वैल्यू को क्या करो, √2 से डिवाइड कर दो, तो आई की आरएमएस वैल्यू भी आ जाती 44। समझ रहे हो? वरना यहां से कर लो, वो भी कोई दिक्कत नहीं, विंडो इट फ्रॉम हियर। ठीक है, ये दोनों हो गए। तो इस सर्किट में करंट टाइम के साथ चेंज कर रहा है, करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है 44√2, और करंट की जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी है, यहां तक समझ में आया? दिस डज नॉट मीन कि करंट कांस्टेंट है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू 44√2 है और आरएमएस वैल्यू 44। इसके बाद और क्या पूछा, इसके बाद पूछता है वो ईएमएफ और करंट में कितना फेज। ईएमएफ की इक्वेशन तो हमेशा ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की जो इक्वेशन होगी वो होगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस, हमारा अजम्पशन था कि करंट कितने एंगल पीछे है, फाई एंगल। ठीक है, अब देखते हैं tan फाई कितना। फेज डिफरेंस निकालने का मतलब क्या चीज निकालनी है, फाई निकालना है, यानी क्या निकालो पहले tan फाई, tan फाई से पहचानो फाई कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, एक्सएल माइनस 4/3, tan फाई कितना आ गया 4, फाई कितना है पहचान लिया, नहीं पहचान पाते तो tan इनवर्स में छोड़ देते, वो भी गलत। अगर आप नहीं पहचान पा रहे, कोई ऐसा नंबर आ गया जो आप नहीं पहचान, तो आप फाई को क्या लिख दो tan इनवर्स, और यहाँ आपको पहचानना है 4/3 53 डिग्री और 3/4 37। फाई पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, यानी मेरा जो अजम्पशन था वो सही था। क्या था मेरा अजम्पशन, मैंने यहां माना था ई नॉट, याद करो फेजर डायग्राम, और यहां था मैंने माना था वोल्टेज फाई एंगल आगे है, अगर फाई नेगेटिव आ जाता तो वोल्टेज नीचे चली जाती, मैंने वोल्टेज को फाई एंगल ऊपर माना था, फाई क्या ही आया है पॉजिटिव ही आया है, यानी जो मैंने फिगर बनाई थी वो सही थी। कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ, कौन लैग कर रहा है, अगर बाय चांस फाई क्या आ जाता तो फिर उल्टा, फिर ईएमएफ नीचे हो जाता करंट, और अभी ऐसा नहीं हुआ है। क्या बोलूंगा, कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है, करंट, तो फेज डिफरेंस इज 53 डिग्री, लीड इज द ईएमएफ, लैग इज द। अब ये सर्किट हमारा पूरा सॉल्व। अगर आपको करंट की पूरी इक्वेशन भी लिखनी है, अब आप पूरी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, जरा लिख के मुझे बताओ करंट की कंप्लीट इक्वेशन लिखनी है। इफ आई आस्क यू टू राइट द कंप्लीट इक्वेशन, वोल्टेज की इक्वेशन तो दे रखी है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, देन समबडी टेल मी करंट की इक्वेशन क्या होगी, व्हाट इज I नॉट 44√2 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 53, दिस विल बी द कंप्लीट। साइन के बाहर जो चीज आती है वो करंट की I नॉट होता है, और यहां पर फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस। हाँ, हमारा अजम्पशन क्या था कि करंट जो है वो ईएमएफ से 53 डिग्री, करंट लैग कर रहा है, ईएमएफ। इज इट ओके?
समझ आया? अब इसी पे वो आपको क्या कैसे मुश्किल बना सकता है क्वेश्चन? मुश्किल क्या ही बनाएगा बताओ? वो आपको सर्किट में से ही हटा, वो कहता है चलो ये सर्किट मुश्किल बन गया। कौन सा सर्किट है ये? हाँ, एलसीआर में उसने हटा सर्किट। बिल्कुल यही तरीका रहेगा। क्या करोगे बस, जहां जहां एक्सी आ रहा था वो, हाँ एक्सी नहीं आएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। tan फाई के फॉर्मूले में भी एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर में एक्सी भी होगा। तो ये चीज अगर आप एनसीआर सर्किट के लिए कर पा रहे हो तो यानी आप कोई भी सर्किट सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूले हमारे यही रहेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ पूछना है किसी बच्चे को, कोई डाउट है? हाँ नहीं डाल देंगे, जीरो डालोगे। tan फाई अगर सपोज करो मेरा एलसी सर्किट हो सकता है, एलसी सर्किट या नहीं हो सकता? कुछ भी हो सकता है, एल आर सी कुछ भी हो सकता है। एलसी सर्किट, कोई कहता है एलसी सर्किट में क्या करो, आर को जीरो डाल दो और क्या करोगे? एलसी सर्किट में एल है और एल है और कौन सा सर्किट है? एलसी। आर तो है ही नहीं, तो आर को जीरो डाल दो। जेड कितना आ जाएगा? सॉल्व करके निकाल लो। tan फाई का क्या फॉर्मूला है? एक्सएल माइनस एक्ससी बाय आर। आर तो कितना है? जीरो है। tan फाई कितना आ गया? जीरो आ गया। एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो है। tan फाई का फॉर्मूला क्या था? एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर ही नहीं है इस बार तो मैं आर को क्या डालूंगा? जीरो। आर को जीरो डालते tan फाई जीरो नहीं आया है, tan फाई कितना आया है? कोई कहता है आप क्या करेंगे, फाई कैसे निकालोगे? फाई निकल आएगा। tan फाई आपका इंफिनिटी आया है, किस नंबर का tan इंफिनिटी होता है? 90 डिग्री। तो फाई कितना हो गया? 90। फाई कितना हो गया? 90। यानी फेज डिफरेंस ईएमएफ और करंट में कितना हो जाएगा? 90। तो हम tan फाई को इंफिनिटी को भी पहचान सकते हैं। tan फाई इंफिनिटी भी पहचाना जाता है, कितना? 90 डिग्री। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का नेक्स्ट। लिखिए हेडिंग, रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सर्किट। रेजोनेंस कंडीशन इन एलसीआर सर्किट। अब एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, रेजोनेंस, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। कब बोलते हैं सर्किट में रेजोनेंस? वो आपसे कहेगा सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, एलसीआर सर्किट, इसका मतलब क्या है रेजोनेंस? लिखते हैं, रेजोनेंस इज सेड टू अकर, रेजोनेंस इज said to occur when XL equal to XC, when XL is equal to XC। रेजोनेंस एक ऐसा वर्ड है, आपने हो सकता है केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो और किसी सब्जेक्ट में भी सुना होगा। रेजोनेंस कोई फिजिक्स की टर्म नहीं, रेजोनेंस इज एन इंग्लिश वर्ड। रेजोनेंस का मतलब होता है दो चीजों का आपस में मिलना। हम कहते हैं दो बच्चे हैं, दो बच्चे रेजोनेंस में, इसका क्या मतलब है? इनकी थिंकिंग बिल्कुल एक जैसी। These two people are in resonance, इसका मतलब ये दोनों बिल्कुल एक जैसा सोच। तो रेजोनेंस का मतलब होता है दोनों का सेम होना। यहाँ पे हम रेजोनेंस वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? कौन दोनों है जो सेम है? एक्सएल और एक्ससी। अगर एक्सएल और एक्ससी सेम हो जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि सर्किट में क्या हो गया? जरूरी नहीं है हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि रेजोनेंस हो। रेजोनेंस कब होगा? अगर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू, एक्सएल का क्या फॉर्मूला था और एक्ससी का? अब जरा देखते रहना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सएल को क्या डाल दिया और एक्ससी को ओमेगा ऊपर ले जाओ और एल को नीचे ले आओ, तो ओमेगा कितना आ गया? 1 बाय, बोलो, अंडर रूट एल सी। और ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई एफ इज 1 बाय रूट एल सी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? 1/2 पाई
इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सर्किट में रेजोनेंस कब होगा? जब आपके सर्किट की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 1/2 पाई √NC के बराबर है। सुनिएगा प्लीज, मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है और किस टाइप का सोर्स है? हर एसी सोर्स की एक फ्रीक्वेंसी होगी। इंडिया में जो एसी सप्लाई है, हमारे घर में जो एसी सप्लाई आता है, क्या फ्रीक्वेंसी होती है? अमेरिका में जो एसी सप्लाई होता है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज। तो हर एसी सप्लाई की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन, एसी है ना, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है ना। करंट हमेशा क्लॉकवाइज नहीं है, पहले ऐसे है, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके। एक सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। किसकी होती है फ्रीक्वेंसी? किसकी होती है? इंडक्टर की, कैपेसिटर की या रेजिस्टर की? एसी सोर्स की। करंट कौन दे रहा है? तो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एसी सोर्स की। ये नहीं होता इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? अगर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी इस सेकंड में करंट की डायरेक्शन एक बार में 50 टाइम्स चेंज। तो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है? एसी सोर्स। अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। अगर मेरे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी जो भी है उसकी वैल्यू किस वैल्यू के बराबर हो जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो आप क्या कहोगे, सर्किट में क्या हो रहा है? तो रेजोनेंस चेक करने का दो तरीके, या तो आप किसको चेक कर लो, ये हमारा फर्स्ट मेथड है चेक करने। अगर ये दोनों बराबर हो गए यानी सर्किट में क्या हो रहा है। या फिर दूसरा तरीका क्या है चेक करने का, अगर आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है तो भी आप कह सकते हो सर्किट में क्या हो रहा है। अगर ये दोनों बराबर है तो इंप्लाइड है कि एक्सएल एक्सी क्या ही आएंगे। हाँ, वहीं से तो ये डिराइव हुआ है, वहीं से तो डिराइव हुआ है। तो दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, या तो ये चेक कर लो, 99% यही चेक कर लो, एक्सएल एक्सी। या फिर क्या चेक कर लो, आपके एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इंप्लाइड है कि ये दोनों क्या ही आएंगे। तो आप क्या बोलोगे, मेरे सर्किट में क्या हो रहा है? और रेजोनेंस अगर हो गया सर्किट, तो आपका सर्किट सोचो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, 1 मिनट में सॉल्व। अगर रेजोनेंस हो गया सर्किट में तो इट विल बिकम वेरी इजी और बहुत आसानी से आप उसको सॉल्व। अभी देखते हैं कि पहले इतना बताओ, बस ये याद रखो, रेजोनेंस का मतलब होता है दोनों लोगों की थिंकिंग मैच हो। यहाँ कौन दोनों मैच हो रहे हैं? एक्सएल और एक्सी मैच। तो रेजोनेंस होने से मुझे क्या फर्क पड़ता है? सर्किट में दोनों की वैल्यू बराबर हो भी गई तो क्या लेना देना उससे? बहुत कुछ लेना। देखा यहाँ तक बहुत कोई हाई फाई चीज नहीं है। सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है कब हो रहा है? जब एक्सएल और एक्सी की वैल्यू, जरा बताओ, अभी जो पिछला न्यूमेरिकल कराया मैंने, अभी जो कराया देखो जरा, उस सर्किट में रेजोनेंस हो रहा था? वॉज देयर रेजोनेंस इन द सर्किट? क्यों, हाँ या नहीं, क्यों? एक्सएल कितना आया था, एक्सी कितना आया था? क्या दोनों लोगों की थिंकिंग सेम थी? नहीं, एक्सएल अलग था, एक्सी अलग। सर्किट में रेजोनेंस नहीं हुआ। कोई कहता आप क्या करेंगे, नहीं हो रहा, कर तो लिया था सॉल्व, कोई दिक्कत थोड़ा है, होता है तो और अच्छी बात थी, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत। तो एक्सएल एक्सी को कंपेयर कर लो, अगर इक्वल है तो रेजोनेंस। चलो आगे सब हेडिंग लिखते हैं, क्या करेंगे। तो आगे हमारा हेडिंग है व्हाट हैपेंस इफ देयर इज रेजोनेंस। हेडिंग है व्हाट हैपेंस इफ देयर इज, यानी क्या फायदा रेजोनेंस होने से, फर्क क्या पड़ेगा, क्या फायदा अगर सर्किट में रेजोनेंस हो। लिखो, इफ रेजोनेंस इज टेकिंग प्लेस
if resonance is taking place, then XL and XC will cancel out. Then XL and XC will cancel out, and Z will become minimum, and Z will become minimum. ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा। देखिए क्या फायदा होगा रेजोनेंस पे। कोई कहता है ना रेजोनेंस होने से क्या फर्क पड़ता है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं, रेजोनेंस है तो ऐसा क्या हो रहा है। देखो सर्किट में कितने लोग थे जरा बताओ। हाँ जी आप बताइए, सर्किट में कितने लोग करंट को रोक रहे हैं, कौन कौन। रेजिस्टर कितनी रुकावट दे रहा है, बारी बारी ये क्वेश्चन पूछेंगे पूरे चैप्टर। किस वजह से, कैपेसिटर कितनी रुकावट दे रहा है, किस वजह से, और इंडक्टर कितनी रुकावट दे रहा है, कितनी रुकावट किस वजह से। सुनो कुछ, अब अगर रेजोनेंस हो गया तो क्या फायदा। सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, आर स्क्वायर प्लस। अगर रेजोनेंस हो गया, जरा देखो यहाँ कॉपी में मत देखो, क्या फायदा हो रहा है, जरा देखो एक्सएल माइनस एक्ससी है ना फॉर्मूले में। अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एक्सएल और एक्ससी तो जेड कितना ही रह जाएगा, जेड की वैल्यू बड़ी हो गई या छोटी हो गई, मिनिमम हो गई। रेजोनेंस के बाद जेड की वैल्यू कितनी हो गई, मिनिमम हो गई। किसके बराबर हो गई, सर्किट में ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट विल बी, ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट इज, बोलो, मिनिमम। सर्किट में रुकावट सबसे कम है, क्योंकि कितने लोग रोकने वाले थे, 3 लोग तुम्हें रोकने वाले थे। तुम्हें बहुत दिक्कत होती है जाने में, 3 रुकावट, अब 2 खत्म हो गए तो रुकावट बढ़ गई कम हो गई। हाँ, ऑब्स्ट्रक्शन टू करंट इज मिनिमम। 3 में से सिर्फ एक ही जना रह गया, रुकावट जो बहुत ज्यादा थी अब बहुत। हाँ देखो यहाँ पर इसका एक ग्राफ बनाइए। एक हमारे पास ग्राफ होता है जेड का, जेड किस पे डिपेंड करता है, जेड का क्या फॉर्मूला है बताओ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब बताओ जेड जो है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का, एक्सएल का फॉर्मूला क्या है, एक्ससी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा कौन होता है, ओमेगा होता है 2 पाई एफ। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 पाई एफ है, और यहाँ क्या लिखूंगा ओमेगा को 2 पाई एफ इनटू सी। तो जेड की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी। जेड की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ध्यान देना जेड का मैं ग्राफ बना, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जेड का एक ग्राफ है जो कि इस तरीके से, जैसे जैसे हम अपने एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। जेड की वैल्यू पहले क्या हो रही है, फिर क्या हो रही है। यहाँ देखो जेड और फ्रीक्वेंसी में ना तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है ना दोनों है, जेड एफ न्यूमरेटर में भी आ रहा है और यहाँ पर है। हाँ, तो इसका ग्राफ हमारा बिल्कुल ही अलग शेप का है। पहले फ्रीक्वेंसी अगर आप एसी सोर्स की बढ़ाते हो तो जेड पहले क्या हो रहा है और फिर जेड क्या कर रहा है। एक केस है जब जेड की वैल्यू, हाँ ये वैल्यू किसके बराबर है, जेड की वैल्यू किसके बराबर रह गई है, इससे छोटा नहीं हो सकता, आर कभी नहीं कट सकता। कटने के रिलेशन कौन कट सकते हैं, एक्सएल और, तो जेड कभी भी आर से कम। और ऐसा कब होगा, कब कब, जब आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है, व्हेन द सोर्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द नेचुरल। यानी सर्किट में जब क्या हो रहा है, रेजोनेंस। जब सर्किट में एक्सएल एक्ससी क्या हो रहे हैं, इक्वल, तब आपके जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम। आर नहीं कर सकता, देखो जेड 0 नहीं होगा, आर को तो कोई कैंसिल नहीं करेगा। तो व्हेन रेजोनेंस इज अकरिंग इन द सर्किट, व्हेन रेजोनेंस इज अकरिंग इन द सर्किट, जब आपका एसी सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है
वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर है, तब एक्सएल एक्सी क्या हो रहे हैं, यानी सर्किट में क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू सबसे, सुनते रहना प्लीज, दिमाग थोड़ा सा इसमें लगेगा। यहां तक बना लो, यहाँ तक बना, प्लीज बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चैप्टर पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएगा जरूर, तो बनाओ। कुछ डाउट अभी तक? सर जेड की मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कुछ नहीं हो सकती, जेड की वैल्यू तो फिर कितनी भी बढ़ा सकते हो, रुकावट कितनी ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकती है, इंफिनिटी भी हो सकती है, पर कम से कम कितनी हो सकती है, आर, आर से कम नहीं, क्योंकि ये दोनों कट गए, इसको तो कोई कैंसिल आउट, तो मिनिमम सर्किट में रुकावट कितनी तो रहेगी रहेगी, आर तो रहेगी ही रहेगी। थोड़ा सोचना, दो केसेस और उठाते हैं, एक ये वाला, जब हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर थी, तब तो सर्किट में क्या हो गया था, तब तो एक्सएल एक्सी क्या हो गए थे। अब मैं आगे वाले रीजन, अब मैं कौन से रीजन में हूं, जब हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आगे की तरफ चले गए हैं, यहां पर हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी, बोलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से क्या अभी भी एक्सएल एक्सी बराबर आएंगे, एक्सएल एक्सी बराबर सिर्फ कब आते थे, पर अब मैं ग्राफ में उस पॉइंट पे नहीं हूं, मैं उस पॉइंट से हमने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, मैंने एक ऐसा एसी सोर्स यूज करा है जिसकी फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। सुनो बात को, समझ में आएगा, मैं एक ऐसा एसी सोर्स यूज कर रहा हूं जिसकी फ्रीक्वेंसी, बोलो, नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर, तब क्या हो रहा था, तब एक्सएल एक्सी क्या हो जाते थे, तब जेड की वैल्यू क्या हो जाती थी, पर अब मैं एक ऐसा सोर्स यूज कर रहा हूं, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैल्यू से ज्यादा है, और ये कौन सा रीजन होगा, ठीक है ना। इसमें बताओ मुझे एक्सएल बड़ा आएगा या एक्सी, थोड़ा सोच, इसमें एक्सएल एक्सी में से कौन बड़ा आएगा, अगर मैं अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, अगर मैं अपने सोर्स की, सुनो, अगर मैं अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इसके बराबर रखा तो कौन बढ़ा रहा है, तो एक्सएल एक्सी क्या आ रहे थे, पर अब मैंने अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रखा, अब कौन बढ़ा रहा है, तो सोचो कैसे। एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई और एक्सी का 1/2 पाई, मैंने फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर एक्सएल की वैल्यू, यहां देखो, बढ़ गई, और एक्सी की वैल्यू, पहले दोनों क्या थे, एक्सएल एक्सी, अब बताओ क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल और एक्सी, कौन बढ़ा रहा है, एक्सएल बढ़ा रहा है। क्या अभी भी बोलेंगे सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि अभी एक्सएल की वैल्यू बढ़ रही है। सर्किट को क्या नाम देंगे, सर्किट में कौन बढ़ा आ रहा है, सर्किट को नाम देंगे इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट, इंडक्टर डोमिनेटेड सर्किट। क्यों ये नाम दे रहा हूं, सुनते रहो ना तुम लोग, लिखने की क्यों जल्दी कर रहे हो, टाइम देंगे लिखने का। अच्छा अब बताइए, अगर हमारे सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैल्यू से कम है, फ्रीक्वेंसी कम करने पर एक्सएल क्या हो गया, और फ्रीक्वेंसी कम करने पर एक्सी, तो कौन बड़ा आएगा, एक्सी बड़ा आएगा। इस केस में एक्सी विल बी ग्रेटर देन, सर्किट को क्या बोलेंगे, कैपेसिटर डोमिनेटेड सर्किट। अच्छा अगर इतना समझ में आ रहा है तो मुझे ये बता दो, अगर मेरे सर्किट की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही है, तब कौन बड़ा आएगा, तब क्या नाम देंगे, तब एक्सएल एक्सी तो कट गए, तो फिर क्या नाम देंगे, रेजिस्टर डोमिनेटेड, तब आपका सर्किट क्या कहलाएगा,
रेजिस्टर डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि ये दोनों तो खत्म हो गए, बचा कौन है? तो अब आपका सर्किट क्या कहलाएगा? रेजिस्टर डोमिनेटेड। तो प्लीज लिसन, मेरे पास कौन सा सर्किट है? एलसीआर। एलसीआर सर्किट तीन केसेस में हमें स्टडी करना है। एलसीआर सर्किट के तुम लोग या तो लिख सकते हो या समझ, तुम्हारी मर्जी। एलसीआर सर्किट तीन केसेस में स्टडी। एलसीआर सर्किट का बिहेवियर, एलसीआर सर्किट का बिहेवियर डिपेंड किस चीज पे करता है? मेरे एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी। इस सर्किट को मैं अगर इंडिया में यूज करूं, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी? इसी सर्किट को अमेरिका ले जाए, वहां यूज करें, वहां सोर्स फ्रीक्वेंसी इस सर्किट का बिहेवियर अमेरिका में जाके बता। कोई कहता है क्यों, यही तो सर्किट है। सर्किट का बिहेवियर डिपेंड किस पे कर रहा है? जो आपका एसी सोर्स है। कोई कहता है क्यों? जरा देखो, सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड कर रही है? फ्रीक्वेंसी पर। तो इस सर्किट का बिहेवियर किस पर डिपेंड करता है? एसी सोर्स की। ये जो बल्ब है सर, सपोज करो ये बल्ब कितना तेज जलेगा कितना हल्के जलेगा, वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो आपका एसी सोर्स है उसका फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो तीन केसेस हो सकते हैं, या तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी, कौन बताएगा? या तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी किसके? या यहाँ लिख ही रहते हैं ना, केसेस लिख लेते हैं, अभी आपको नहीं लिखना केसेस। या तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी? या सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, या सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से। यही हो सकता है, और तो कोई केस हो नहीं सकता, है ना? तो मेरे को बताओ जरा, इस केस में सर्किट कैसे बिहेव करेगा? रेजिस्टर डोमिनेटेड सर्किट। सर्किट की प्रॉपर्टीज बिल्कुल किसकी तरह होगी? आर सर्किट की तरह है। तो ये कौन सा सर्किट, पर किसकी बात मानी जा रही है? ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज किसकी तरह शो करेगा? आर। और इस केस में क्या नाम देंगे? रेजिस्टर डोमिनेटेड सर्किट, यानी कौन सा केस हो गया ये? रेजोनेंस। इट इज द केस ऑफ रेजोनेंस, ठीक है ना? अच्छा, अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से कम है तो सर्किट कहलाएगा कैपेसिटर डोमिनेटेड, सी डोमिनेटेड। और अगर सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो ये कहलाएगा इंडक्टर। ये तो है तो एलसीआर सर्किट, पर इसका बिहेवियर डिपेंड करेगा किस पर? एसी सोर्स की। अब ये बनाओ बढ़िया से, वो लिखो और इस लाइन को लिखो कि है तो एलसीआर सर्किट और उसका बिहेवियर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड। एलसीआर सर्किट, ये लाइन लिख लेना, एलसीआर सर्किट का बिहेवियर डिपेंड करता है एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी। कुछ डाउट पूछ लो, कुछ नहीं आता, कोई कंसर्न नहीं आता, कोई डाउट नहीं होता। एलसीआर सर्किट कैसे बिहेव, क्वेश्चन आ गया पेपर में, एलसीआर सर्किट कैसे बिहेव करेगा, का बिहेवियर कैसा होगा, क्या बताओ? विल डिपेंड अपॉन कि जो आप एसी सोर्स उससे ज्वाइन कर रहे हो उसकी। हाँ, मेरे पास एक एलसीआर सर्किट है, मान लो, कैसे बिहेव करेगा? डिपेंड करेगा मैं इसको इंडिया में यूज कर रहा हूँ, अमेरिका में यूज कर रहा हूँ, कहाँ यूज। मैं नहीं कह सकता इसका बिहेवियर कैसा होगा, इसका बिहेवियर डिपेंड करता है किस पर? फ्रीक्वेंसी ऑफ द।
अगर, और रेजोनेंस कब यूज होगा वर्ड, अगर एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी उस केस में एक्सएल एक्सी कट जाए, वो एक स्पेशल केस होगा। हाँ, दो लोग कट जाए एक ही बार, उस केस में जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के पर। समझ में आया व्हाट हैपेंस इफ देयर इज रेजोनेंस, पॉइंट नंबर 1। अब आगे लिखते हैं सेकंड पॉइंट। किस हेडिंग का सेकंड पॉइंट है ये? व्हाट हैपेंस इफ देयर इज रेजोनेंस होने पर और क्या फायदा होता है। तो पॉइंट नंबर 2 ऑफ व्हाट हैपेंस इफ देयर इज, लिखो, if there is resonance then the current in the circuit would be maximum. If there is resonance then current in the circuit would be maximum. If there is resonance then the current in the circuit would be maximum. Can somebody tell me the reason? हाँ, रेजोनेंस के बाद सर्किट में रुकावटें सबसे, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एक्सएल एक्सी क्या हो रहे हैं, 3 लोग रोकने वाले थे करंट को, अब तो एक ही बचा, तो करंट ज्यादा जाएगा कम जाएगा। तो जरा मुझे ये बता दो, करंट का अगर मैं ग्राफ बनाऊं, करंट इन द सर्किट का ग्राफ हो फ्रीक्वेंसी के साथ कैसा होगा? करंट का क्या फॉर्मूला होगा, आई इक्वल टू ई बाय आर, मत बोलो ना, क्या फॉर्मूला था आई का? तो करंट का जेड के साथ बिल्कुल, तो बिल्कुल जैसा जेड का ग्राफ था उसका बिल्कुल ऑपोजिट करंट का। ये देखिए इसका बिल्कुल उल्टा, ये अपना यू शेप में था, ये उसको ऊपर कर दो, इन्वर्ट। ऐसा क्यों बना? क्योंकि जेड में सिंपल लॉजिक सोचो, अगर जेड कम होगा तो करंट बढ़ेगा, क्यों? इस पॉइंट पर सर्किट में रुकावट सबसे, कितने लोग रोक रहे हैं अभी, एक ही जना रोक, रुकावट कम हो गई तो करंट ज्यादा हो गया। इस पॉइंट पर हम लेबल करेंगे, ये वही ले लेगा, नीचे नीचे वही ले लेगा। ये कौन सा पॉइंट है? जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी, यानी सर्किट में क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यानी एक्सएल एक्सी क्या हो रहे हैं, यानी जेड की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, तो करंट कितना होगा, करंट विल बी, बना लीजिए, रेजोनेंस हो रहा है तो सर्किट में करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। सबसे ज्यादा करंट इस सर्किट में कब फ्लो कर सकता है, जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के, क्योंकि उस केस में रेजोनेंस हो जाएगा एक्सएल एक्सी कर। और तीसरा और आखिरी पॉइंट रेजोनेंस, लिखो किस चीज का तीसरा पॉइंट है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज, एट रेजोनेंस current and voltage will be in phase. At resonance current and voltage will be in phase. Current and voltage will be in phase. Full stop, आगे लिखो, there will be no phase difference between them. There will be no phase difference between them. का कैसे आया ये जरा बताओ, ये कैसे बोल दिया मैंने, तो बोला tan phi के फॉर्मूले से बोला। tan phi का क्या फॉर्मूला है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन, अगर रेजोनेंस हो रहा है अगर, तो एक्सएल एक्सी क्या है, इक्वल, तो tan phi कितना आ गया, phi कितना आ गया, मेरे को बताओ कौन है जो लीड लैग करेगा, डिफरेंस 0 है, यानी दोनों क्या है, ईएमएफ एंड करंट इन फेज। अगर तुमसे कभी पूछ लेना रेजोनेंस पे
फेज डिफरेंस कितना है, सीधा क्या कह दो, याद करो जब, थोड़ा सा याद करो, कौन से सर्किट में ऐसा होता था, आर सर्किट में, एल सर्किट में या सी सर्किट में, कौन से सर्किट में होता था फेज डिफरेंस जीरो, कौन सा सर्किट होता था जहां ईएमएफ की साइन ओमेगा टी होता था, करंट की साइन ओमेगा टी होता था, याद करो, आर सर्किट में होता था दोनों का फेज सेम। तो एलसीआर सर्किट में अगर क्या हो जाए, ये दोनों कट जाएंगे, कौन बचेगा बस, रेजिस्टर सर्किट, और अब फेज डिफरेंस कितना ही हो जाएगा, बिल्कुल किसकी तरह, आर सर्किट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो सॉल्व करना मत, सीधा सीधा ये रिजल्ट हो, जेड निकालने की जरूरत नहीं है रेजोनेंस के बाद, सीधा सीधा क्या कह देना, tan फाइव वाई फाइव कुछ नहीं निकालना, सीधा सीधा फाइव क्या कह देना, जीरो, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड पे बना, लिखो चलो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, L is equal to, लिखो, L is equal to 10 मिली हेनरी, L is equal to 10 मिली हेनरी, कॉमा C is equal to 500 मिलीफेराड, 500 मिलीफेराड, and R is equal to 10 ohm, R is equal to 10 ohm, connected to a 220 volt, 220 volt AC supply. Find the current in the circuit at resonance. Find the current in the circuit at resonance. Second part. What is the phase difference between EMF and current? What is the phase difference between EMF and current? Or third part. What will be the source frequency? What will be the source frequency? चलो करके दिखाओ, क्वेश्चन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए कैसे करना है, बहुत आसान। एल कितना दिया है, और कैपेसिटर, कैपेसिटर को वो कर लो 40 मिली फैराड, कैपेसिटर को 40 मिली, इंडक्टर एल इज 10 मिली हेनरी, कैपेसिटर इज 40 मिली फैराड, और रेजिस्टर कितना है 10, ये 3 लो, थोड़ा सा मैंने डेटा चेंज करवाया है, प्लीज नोट करिए, इंडक्टर 10 मिली हेनरी है, कैपेसिटर 40 मिली फैराड है, और एसी सोर्स कितने वोल्ट का है, क्या फ्रीक्वेंसी है एसी सोर्स की, दी नहीं है, इस बार दी नहीं है एसी सोर्स की, ये नहीं बोला है कि उसने 50 हर्ट्ज है, 60 हर्ट्ज है, इतना है, कुछ नहीं। चलो ये क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है बोर्ड पे, जल्दी से कर, ठीक आंसर आया तीनों पार्ट्स का, चलो देखते हैं।
सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? कोई जना Z निकालेंगे। सर्किट में कितने लोग हैं जो रुकावट दे रहे हैं? 3 नहीं है, एक ही जना है जो रुकावट दे रहे हैं। वो कहते हैं ये दोनों क्यों नहीं दे रहे? कैसे पता रेजोनेंस हो रहा है? गिवन है रेजोनेंस। एक्सएल एक्सी क्यों निकाल रहे हो? क्यों फाइंड आउट कर रहे हो एक्सएल? क्यों फाइंड आउट कर रहे हो एक्सी? जरूरत ही नहीं है। एक्सएल एक्सी पे निकाल के टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन में क्या कहीं वर्ड दिया रेजोनेंस? रेजोनेंस पे आपको ये बात पता नहीं है कि एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं? बोलो। तो ये तो क्या है? तो Z निकालना क्या? Z तो सीधा सीधा कितना ही है, 10। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? E बाई Z होता है। अच्छा, कौन सा वाला करंट निकालना है आपको? मैक्सिमम वाला या आरएमएस वाला? क्वेश्चन पढ़ो, कौन से वाला करंट निकालना है? फाइंड द करंट एट, कुछ बोला नहीं है तो आप अगर कुछ नहीं बोलता तो कौन सा वाला निकाल सकते हो? और अगर आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो ईएमएफ की भी आरएमएस वैल्यू यूज कर। अगर मैक्सिमम निकालना होता तो ईएमएफ का भी। तो कितना आ जाएगा आई आरएमएस? ई आरएमएस कितना है? ये कौन है? ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की या मैक्सिमम वैल्यू है? इज दिस द पीक वैल्यू और द आरएमएस वैल्यू? हाउ डू यू नो? इक्वेशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू स्पेसिफाई करनी है। तो ये आरएमएस वैल्यू, दिस इज द ई आर। तो अच्छी बात है, आई आरएमएस से निकालना। 220 बाय कितना बोलो? 22। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसानी से। सेकेंड पार्ट क्या है? कुछ करना ही नहीं, फेज डिफरेंस 0 है, यानी वोल्टेज की इक्वेशन होगी E नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन होगी I नॉट साइन ओमेगा। बिल्कुल कौन से सर्किट की तरह है ये? क्योंकि एक्सएल एक्सी का रोल तो इस बार। अब एक बच्चा पूछता दूसरे बैच, रेजोनेंस कहाँ है यार? ये बराबर तो है ही नहीं, ये तो 10 है, ये 40 है। तो पूछूंगा एक बच्चा, अरे रुको यार, एक बच्चे का डाउट सुन तो लो पहले। एक बच्चा डाउट पूछ रहा है कि ये हम रेजोनेंस कैसे कह सकते हैं? ये तो 10 है, ये तो 40 है, बराबर तो है नहीं। अभी तो बोला था बराबर है, ये तो बराबर नहीं है। क्वेश्चन में हालांकि बोल रखा है रेजोनेंस तो है ही नहीं, दिख ही रहा है, तो एल और सी तो बराबर ही नहीं है। कौन बताना चाहेगा प्लीज रेज योर हैंड? दो चार बच्चे, बाकी सबका भी यही डाउट होगा। बताओ। रेजोनेंस पे एल और सी नहीं बराबर होते, कौन बराबर होता है? तो ये दोनों देख के नहीं बताते। आप कहते हो ये दोनों तो बराबर ही है। मैंने तो कहा भी नहीं था एल और सी बराबर है। मैंने तो क्या कहा था? एक्सएल कौन होता है और एक्सी कौन होता है? हाँ, वो अगर आप निकालोगे तो वो बराबर आ जाए। एल और सी थोड़ा बराबर होते हैं। ये बहुत बड़ा बच्चों गलती करते हैं, वो रेजोनेंस पे एल और सी को इक्वल करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एल और सी इक्वल है, कौन? एक्सएल और एक्सी इक्वल। कोई कहता है फिर वो कैसे निकाले? जरूरत ही नहीं है ना, क्वेश्चन में क्या बोला है? रेजोनेंस है तो है, यानी एक्सएल एक्सी बराबर आ रहे होंगे। चलो सी पार्ट क्या है? अब पूछ लिया उसने, जो एसी सोर्स है इसकी फ्रीक्वेंसी। हर एसी सोर्स में फ्रीक्वेंसी तो होती है, चाहे वो 1 सेकंड में एक बार चेंज करे चाहे 2 बार चेंज करे, कोई चेंज तो करेगा। कोई कहता है क्यों चेंज करेगा? वरना तो एसी नहीं होता, डीसी हो जाएगा। अब तो हम तो एसी पढ़ रहे हैं, एसी सोर्स में कुछ तो होगी फ्रीक्वेंसी। कितनी होगी फ्रीक्वेंसी? किसके बराबर होगी? और एफ नेचुरल का फॉर्मूला क्या होगा? which is equal to 1 by 2 pi under root of L कितना है? 10 3 10 into 10 की पावर minus 3 into 40 into 10 की पावर। वैल्यूज यूजुअली ऐसी दी होंगी, यूजुअली जिनमें रूट आसानी से निकल। कितना हो रहा है? 40 into 10 400 का रूट होता है 20, और 10 की पावर minus 3 minus 3 minus 6 -6 का भी रूट हो जाता है। तो 1 by 2 पाई क्या आ रहा है बाहर बोलो? 10 की पावर -3 कहाँ चला जाएगा? तो ऊपर जाके 10 की पावर +3 बन गया, और नीचे कितना बच रहा है? 1000 और 40 पूरा पूरा कैंसिल हो जाएंगे।
तो व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी कमिंग आउट टू बी 25 बाय, यानी एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 25 बाय अप्रोक्सीमेटली कितना 7.9। इस सर्किट में रेजोनेंस कब होगा अगर आपके एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 25 बाय 5। ठीक है, हाँ करंट मैक्सिमम होगा, पर ये हो ना, अब कोई चीज मैक्सिमम है तो उसकी आरएमएस वैल्यू भी तो होगी ना। मैं मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकता था, मैं आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। उसमें ये थोड़ा है कि करंट मैक्सिमम है तो आरएमएस वैल्यू नहीं होगी। आरएमएस वैल्यू क्या होगी, अब 10th में तुम्हारे एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट आया, सपोज एक सब्जेक्ट में एक बच्चे का हाईएस्ट 90, इसका मतलब आप 10th में एवरेज नहीं निकाल सकते। कोई कहता है एक सब्जेक्ट में तो हाईएस्ट पेपर में, ठीक है एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट, तो मैं तो एवरेज पूछ रहा हूँ। हो सकता है मैं मैक्सिमम पूछूं, हो सकता है मैं एवरेज पूछूं। तो यहाँ उसने कौन सा करंट पूछा है आरएमएस पूछा है, तो ई का कौन सा वैल्यू यूज करो। अगर वो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा हो तो फिर क्या यूज करोगे, ई नॉट यूज करो, या फिर सीधा सीधा इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई नॉट कितना हो जाएगा 22 इंटू। ठीक है, एक पार्ट और बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट। सोचो, इसी रेजोनेंस कंडीशन में ही तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस, क्या एलिमेंट यानी, एलिमेंट यानी तीन एलिमेंट एलसी, इन तीनों को कितनी कितनी वोल्टेज मिल रही है, क्या तीनों को 220 वोल्ट मिल रहा है। कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कि क्या तीनों एलिमेंट्स को 220 वोल्ट मिल रहा है, बोलो क्यों नहीं मिल रहा। सीरीज में तो क्या चीज सेम मिलती है, करंट। हाँ तीनों को कितना मिल रहा है, तीनों को करंट कितना है, अगर इसमें करंट कितना आया था आंसर, तो इसमें करंट 22, आई की आरएमएस वैल्यू कितनी आई थी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22 है, इसमें भी 22, पर वोल्टेज सेम नहीं। वोल्टेज आपको याद है मैंने कल क्या पढ़ाया था, वोल्टेज कितने हिस्सों में बढ़ जाती है, इसको जो वोल्टेज मिलती है, इसको जो वोल्टेज मिलती है, और इसको जो वोल्टेज मिलती है, तो ये पूछ रहा है इस बार आपसे वीएन कितना है, वीसी कितना है, और वीआर, तीनों की वोल्टेज अलग अलग। ओम्स लॉ के फॉर्मूले लगाओ तीनों के लिए, कल डेरिवेशन में यूज हुए थे जो, थोड़ा देखो अपनी कॉपी में। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर इसको ट्राई करो, अपने आप हो जाएगा। तीनों एलिमेंट की वोल्टेज, क्या हुआ,
आंसर एम्पियर में आगे वोल्ट और वोल्टेजेस जो है कौन सी वैल्यू चाह रहा है, उसने क्या बोला है, वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, आरएमएस के कुछ नहीं बोला है। तो ये वोल्टेज की कौन सी वैल्यू चाह रहा है, आरएमएस वैल्यूज चाहता है वो। क्या फॉर्मूला होता है उस लोग का, V इज इक्वल टू, सुनते रहो, V इज इक्वल टू आई आर। देखो अगर मैं ये फॉर्मूला सबसे पहले रजिस्टर पे लगाऊं, कल किया था हमने यही चीज, वोल्टेज को क्या बोलूंगा, वी आर इज इक्वल टू, बोलो, आई इंटू आर। अच्छा मेरे को वोल्टेज की कौन सी वैल्यू चाहिए, या मैक्सिमम आरएमएस वैल्यू चाहिए, तो मैं करंट की भी, अगर वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती तो करंट की भी, मेरे पास दोनों वैल्यू है, करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो जौन सा वोल्टेज चाहेगा उसके हिसाब से मैं करंट यहाँ पे पुट, उसने कौन सी वैल्यूज चाहिए वोल्टेज की, तो आई कितना है और आर कितना है, तो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, 220। अब मुझे बताओ इसी फॉर्मूले को इंडक्टर पे अप्लाई करोगे जब, तो आई आर नहीं आएगा, इंडक्टर में आर की जगह कौन सी टर्म आती है, और कैपेसिटर में आई, बताओ कितना आएगा भी, आई कितना है, क्या इंडक्टर में भी 22 है, क्यों, सीरीज में तो करंट सब में क्या ही रहेगा, तो इंडक्टर के लिए भी आई तो कितना ही होगा। अच्छा एक्सएल कितना है, एक बच्चा कहता है वो तो एक्सी के बराबर ही है ना, क्यों एक्सी के बराबर है, पर ठीक है एक्सी के बराबर ही है, पर है कितना वो तो बताओगे, एक्सी के बराबर ही है पर एक्सी की वैल्यू बता दो, जाता हूँ कोई एक तो निकाल लो, कोई एक तो निकाल लो, कौन ज्यादा आसान है निकालना, एक्सेल या एक्सी, क्या फॉर्मूला होता है एक्सेल का, ओमेगा का फॉर्मूला, चलो बोलो 2 पाई एफ कितना है 25 बाई पाई, एल कितना है 10 इंटू 10 की पावर, करो एक्सेल कितना है 50 इंटू 10 500 इंटू 10 की पावर -3, कितना है एक्सेल 0.5। एक्सी भी निकालना जरूरी है क्या, एक्सी भी कितना ही आएगा, हाँ ये हम बचा लेंगे टाइम, वरना आप कैलकुलेट करते हैं वही आ जाता। अब बता दो चलो कितना होगा, यहाँ पुट करो इंटू 0.5, ये भी कितना ही होगा 22 इंटू, यानी कितने वोल्ट, ये भी कितना और ये कितना, 220। तीनों एलिमेंट्स को कितनी कितनी वोल्टेज मिल रही है वो हमने फाइंड आउट करा। इंडक्टर को क्या वोल्टेज मिल रही है बताओ, कैपेसिटर को और रेजिस्टर को, ठीक है, ओम्स लॉ के फॉर्म। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कराऊंगा जिसमें सारी चीजें, तो पहला क्वेश्चन है जो थोड़ा सा मुश्किल है, एक अगला पार्ट इसी का क्वेश्चन का अगला, जो कुछ पूछ सकता है ना सभी पूछे, सारी चीजें प्रैक्टिस, एक पार्ट और। नाउ देखो अगला पार्ट में, नाउ शो दैट द सम ऑफ VL, VC and VR, now show that the sum of VL, VC and VR is coming out to be same as the source voltage of 220 volt. Now prove that the sum of VL, VC and VR is coming out to be the source voltage of 220. देखिए 220 वोल्ट कितने समय बटा था, इसको दिया था कितना वोल्टेज, इसको VC और इसको VL, इसको कितना मिला VL, इसको कितना मिला VC और इसको कितना मिला, वो कह रहा है प्रूफ करो कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो वापस कितना बनना चाहिए 220 बनना चाहिए।
220 को भी तो 3 हिस्सों में बांटा था। 220 कितने हिस्सों में बांटा था? VL, VC और तो अगर मैं तीनों को वापस ऐड कर दूं तो कितना बन जाना चाहिए? कैसे बताओ, कौन बताएगा कैसे? बताओ। वो अंडर रूट में ना पहले r स्क्वायर pl माइनस pc तो 0 हो जाएगा और ये बताओ कि ये तीन, एक बच्चा कहते तो नहीं बन रहा, फिर उससे पूछा VL प्लस VC प्लस VR, वो क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, 11 प्लस 11 प्लस 2, तो कितना बन रहा है? 242 वोल्ट बन रहा है, जबकि टोटल सोर्स वोल्टेज तो कितनी है? क्या गलत कर रहा है बच्चा? ये तो डायरेक्टली ऐड कर रहा है, ये तो एसी सोर्स है, एसी सोर्स में तो वोल्टेजेस फेजर होती हैं, डायरेक्टली थोड़ी ना ऐड हो जाती हैं। फेजर डायग्राम में याद करो कौन ऊपर था, ऊपर कौन था पहले, देखो अपनी कॉपी में, उससे भी पहले, उससे भी पहले जब तीनों अलग अलग बनाए थे, VL AC VR बनाए थे, ऊपर कौन था? VL, ऊपर VL था, कॉपी में देख के भी नहीं बताते, नीचे VC, और इधर VL कितना है, VC कितना है, VR कितना है? अब जरा ऐड करो और देखो कि क्या रिजल्टेंट 220 से मैच कर रहा है। करेगा वो तो, 220 ही तो 3 हिस्सों में बटा है, कैसे मैच करेगा बताओ? कितना है नेट फोर्स? ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यही आएगा ने, है ना? कितना ही आ रहा है यहाँ से नेट? 220 ही आ रहा है, 220 ही आना चाहिए था, 220 ही आ रहा है, ठीक है ना? इन तीनों को जब मैं ऐड कर रहा हूं तो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? तो लिख लीजिए आंसर, वी शुड नॉट ऐड देम डायरेक्टली, वी शुड नॉट ऐड देम डायरेक्टली, इंस्टेड वी शुड यूज, instead we should use phasor diagram addition, we should use phasor diagram addition। समझ आई बात? अब चलो ये क्वेश्चन हम माना नहीं समझ रहा, 100% नहीं समझ। अब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं बिल्कुल इसी के जैसे, अगर ये वाला कर पाए अपने आप तो फिर हम मानेंगे, समझ में आता है। कुछ डाउट है इसमें बिफोर वी इरेज दिस? और अपनी कॉपी में देख के करना, अपनी कॉपी में पीछे देख सकते हैं, दूसरे का मत देखिएगा, चाहे टाइम लगे, पर देख 10 मिनट्स एक क्वेश्चन करना, और अपने आप करिए। चलो लिखो क्वेश्चन। An inductor of 50H, capacitor of 2F and resistor of 100 ohm are connected in series to a 440 volt AC supply, to a 440 volt, variable frequency AC supply. In series to a 440 volt variable frequency. Question का first. Find the amplitude of current at resonance. Find the amplitude of current at resonance. Second point. What is the RMS current at resonance? What is the RMS current at resonance? C part. What is the phase difference in this case? What is the phase difference in this case? Or next part. Find the RMS potential drop across each element. Find the RMS potential drop across each element. ठीक है, 4 पार्ट्स।
कॉपी में चेक करेंगे कौन क्या कर रहा है। सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना, सबसे पहले सर्किट डायग्राम बना। सर्किट डायग्राम बना दोगे तो आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी क्या। और कुछ भी डाउट है पूछ लो प्लीज। ये जो आज टॉपिक कराया है ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा लाइटली टॉपिक है इस टाइप का जो न्यूमेरिकल। क्या इस सर्किट में रेजोनेंस हो रहा है? यानी बहुत आसान है। अच्छा अगर नहीं होता तो भी कर लेते, तो एक्सएल एक्सी कैंसिल नहीं होता, थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी हो जाता, एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तब तो तब भी लेते। तो जल्दी से कर लो, टेक 5 मिनट्स, कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए सर्किट बनाते हैं। एल हमारे पास दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और आर दिया हुआ है कनेक्टेड टू द एसी सोर्स। इसका क्या मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एसी सोर्स, यानी फ्रीक्वेंसी नहीं पता, वेरिएबल है यानी हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, जो भी होगी हमें वैल्यू उसकी नहीं पता। 440 वोल्ट क्या चीज है? ईएमएफ की, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज अननोन। ठीक है ना? ठीक है, फर्स्ट पार्ट बताओ। चलो चलो स्टार्ट करें फर्स्ट पार्ट। आप बताइए लक्षिता, मैं बताएं जल्दी बोलो। जेड हो जाएगा किसके बराबर ही? 100 ओम। आगे क्या पूछा है फर्स्ट पार्ट में? एम्पलीट्यूड ऑफ करंट यानी क्या? आई नॉट इज इक्वल टू, बोलो ई नॉट कितना है, बोलने दो ना। 440 इंटू 440 तो आरएमएस वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 440 इंटू जेड कितना है, तो आई नॉट कितना आ गया? 4.4 रूट 2 एम्पियर। फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड पार्ट बताइए। क्या पूछा है? आई आरएमएस पूछा है। मैं फॉर्मूले में नहीं जाऊंगा, मैं मैक्सिमम वैल्यू को बस रूट 2 से डिवाइड, मैं फिर से वो फॉर्मूला लगाऊं ई बाय जेड। इससे अच्छा मेरे पास आई नॉट तो आई गया है ना, आई नॉट को क्या ही करूं, कितना ही आ रहा है? 4.4 एम्पियर। चलो थर्ड बताओ। क्या पूछा है? इससे पहले और कुछ नहीं पूछा? वो बताओ ना क्या पूछा है। फेज डिफरेंस में हमें कुछ नहीं करना, जीरो, क्योंकि रेजोनेंस सर्किट है। रेजोनेंस सर्किट में क्या फायदा, tan फाई लिखो, उसके बाद में एक्सएल एक्सी बराबर है। ये पहले तीनों पार्ट तो आसानी से हो। अच्छा सर्किट में अगर आप करंट को लेबल करते हो ना, सर्किट में ड्रॉ करते हो, कौन से वाला लेबल कराना है? 4.4। चलो अब नेक्स्ट कौन बताना चाहता है? ये कितने हिस्सों में बट रही है वोल्टेज? इट इज गेटिंग स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन? VL, VC, VR। ओम्स लॉ के हिसाब से VL will be IXL, VC will be IXC, VR will be, ये I कौन से वाला यूज कर, ये कैसे बात? क्योंकि वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यूज नहीं पूछी, वोल्टेज हालांकि टाइम के साथ क्या कर रही है, चेंज। वो चाहता तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू भी पूछ सकता था, वो आरएमएस वैल्यू भी पूछ सकता था, और उसने वोल्टेज की कौन सी वैल्यूज पूछी है, तो मैं करंट की भी कौन सी वैल्यूज यूज करूंगा। यहां थोड़ा सा कैलकुलेशन लग जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सेल लिखा हुआ, एक्सेल के लिए ओमेगा चाहिए, ओमेगा के लिए एफ। कितना होगा सोर्स फ्रीक्वेंसी? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी, 1/2 पाई रूट 50 इंटू 2। मिली माइक्रो तो नहीं है कहीं, वो बच्चे छोड़ देते हैं मिली माइक्रो होता है तो, उनका भी मीनिंग होता है मिली लगाओ माइक्रो लगाओ, तो पर लगे हुए यहाँ पर, तो ये तो आसान। कितना आया? 1 बाय, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई है, 2 पाई इंटू 1/20। ओमेगा कितना हो गया? 0.1। यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। अब ओमेगा आ गया तो मैं एक्सएल एक्सटी निकाल लूंगा। एक्सएल कितना होगा? 0.1 इंटू 50, ओमेगा है 5 हो। एक्सी का क्या फॉर्मूला होगा?
सेम ही होगा। तो कहता है क्या फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगा लो, चलो 1 बाय ओमेगा सी लगा। ओमेगा कितना है और सी कितना है, वही आएगा, भाई भी तो आएगा। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, जब पता ही है रेजोनेंस है तो एक्सएन एक्सी बराबर ही आएंगे, है ना, एक्सएन एक्सी बराबर ही आएंगे। ठीक है, अब VL कितना होगा, 4.4 इंटू एक्सएन। इंडक्टर को क्या वोल्टेज मिल रही है, कैपेसिटर को भी, और रेजिस्टर को 440। ठीक है ना। अब बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, पिछले वाला मुश्किल लगा होगा, ये वाला कुछ भी समझ में आया। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट फिर खत्म। यहां तक हो गया सबका। इसके बाद लास्ट पार्ट लिख लीजिए क्वेश्चन का। शो दैट द एल्जेब्रिक सम, पहले क्वेश्चन लिख लो फिर डाउट बताया था। शो दैट द एल्जेब्रिक सम of the voltage of 3 elements does not match with the source voltage. थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, क्या पूछना चाहता और इसमें आगे देखो, एक्सप्लेन द रीजन। एक्सप्लेन द रीजन। बताओ क्या पूछना चाह रहा है। एल्जेब्रिक सम का क्या मतलब है, डायरेक्टली ऐड। वो कह रहा है ये बताओ कि अगर मैं वोल्टेजेस को डायरेक्टली ऐड कर दूं, कितना आ गया ये एल्जेब्रिक एडिशन 484। एल्जेब्रिक एडिशन आपका सोर्स वोल्टेज से मैच नहीं करेगा, तो नहीं करेगा, तो मुझे भी पता है नहीं करेगा, वो ये पूछ रहा है क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वोल्टेजेस आर फेजर क्वांटिटीज। लिखो आंसर, हियर द वोल्टेजेस आर फेजर क्वांटिटीज एंड एल्जेब्रिक एडिशन शुड नॉट बी डन। लिखो बात को, अभी तो समझ में आ गया है, पेपर में लिख नहीं पाओगे। Here voltages are and algebraic addition should not be done, and instead we should add them by the बनाओ फिर डायग्राम बनाओ। ऊपर कौन होगा, नहीं एक्सएन थोड़ी ना होगा, एक्सएन थोड़ी ना होता है, वोल्टेजेस की बात हो रही है ना। हाँ ऊपर VL होगा, ऊपर VL बनाओ। ऊपर कितना है 22, नीचे भी कितना है, और राइट में कितना ही आएगा, मैच हो जाएगा। चलिए ठीक है, होमवर्क लिख लीजिए। आज ये बहुत बड़ा टॉपिक था हमारा, ये पूरा हो गया। होमवर्क लिखो, derive the formula for the average power loss, derive the formula for the average power loss in the LCR circuit। इसका पेज नंबर है 200, और कुछ क्वेश्चंस भी दे रहे हैं न्यूमेरिकल्स ट्राई करने के लिए। और इसके बाद देखिए होमवर्क क्या है, सॉल्व एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक, सॉल्व एग्जांपल्स 1 से लेकर 5 तक, और फिर प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चंस जो आपने करने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 27 और 30। 25, 27
तो ये हमारा आज का होमवर्क है। अब कोई डाउट है तो बताइए।